हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्लास 5 का ये चैप्टर है, बीज बीज बीज। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए इस को पढ़ा सकते हैं, और अगर आप बच्चे हैं तो आप इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। गोपाल एक बच्चा है, देखो ये है गोपाल, ये एक बच्चा है। ये इसकी मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था, गोपाल के घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। तो देखो कितना इसमें एक चीज़ अच्छी दी हुई है कि गोपाल जो कि एक लड़का है, उससे उसकी माँ बोलती है एक काम, मतलब काम करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि घर की लड़की है तो सिर्फ उसी को ये चीज़ करना है, तो ये चीज़ अच्छी है इस बुक में। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने भिगोने 2 कटोरी चने कहा था, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए इसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे गोपाल की माँ को कहीं जाना था, अब उसने बोल दिया कि तुम चने भिगो देना, और इसने सोचा कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, 2 कटोरी चने में क्या होगा, कम हो जाएगा। उसे तो पता ही नहीं था कि बाद में चने फूल करके अधिक हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि 4 कटोरी भिगो देते हैं, और वो बर्तन से भी बाहर आने लगे। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए हैं, अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भिगे हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिए। अब माँ ने क्या किया कि चने को अंकुरित करने के लिए क्या किया, एक गीले कपड़े में उसको लपेट कर टांग दिया। अब चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने में भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें यह या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? करके देखें। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। कक्षा 4 में एक चैप्टर है जड़ों का जाल, जिसमें बीज के प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और को पानी से पूरा भर दो। अब 4-5 दाने लो और पूरा पानी से भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कि कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। अब तीनों कटोरियाँ ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों में चनों में क्या बदलाव आया। अब क्या बीजों को हवा मिल रही है? तो कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ, और कटोरी 3 में हाँ। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो पहले में क्या होगा, पहले कटोरी में पानी मिल रहा है, तो हमने तो बहुत सारे पानी भरा था, तो हाँ। इसमें थोड़ा बहुत मिल रहा है और इसमें बिल्कुल नहीं। अब बीजों में क्या बदलाव हुआ, ये तो पूरी तरह से फूल जाएंगे। और यहाँ पर तो क्या हुआ था कि इसमें जो बीजों में बदलाव आया था, तो इसमें भी बदलाव आएगा और इसमें भी बदलाव आएगा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या बीजों में अंकुरण हुआ? तो बीजों में अंकुरण हुआ तो इसमें नहीं होगा, और इसमें अंकुरण हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ में। बीजों में को पानी मिल रहा है, हाँ।
इसमें भी पानी मिल रहा है। और बीजों में क्या बदलाव आया, तो यहाँ पर बीज में बदलाव आया, जैसे बीज काले पड़ के फूल गए और यहाँ पर बीज केवल फूल गए। तो ये चीज़ें हुई थी यहाँ पर। बताओ और लिखो किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इन कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में अंतर क्या है। तो किस कटोरी में बीज में दूसरी कटोरी में अंकुरण हुआ, इनमें और उनमें क्या अंतर है। तो ये इसको आप करो और फिर लिखो। अब गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। अब बताओ कि गीले कपड़े में उसे क्यों बांधा गया था। इसमें क्या होता है कि जब अंकुरण के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो अंकुरण के लिए हमें हवा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे हमने जो चार्ट था उसमें क्या देखा था कि जो ये अंकुरण हुआ है ये कौन से कटोरी नंबर 2 में हुआ है ना। अब उसमें पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रहा है, और ये जो कटोरी नंबर 2 है तो उसमें हवा पानी दोनों मिल रहा है। तो इसलिए जो माँ है इनकी गोपाल की, वो चने को अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में उसको बांध देती हैं। तो उससे क्या होता है, कपड़े के में अंदर छिद्र होता है ना, तो उससे हवा भी जाता रहता है उसमें और पानी भी मिलता रहता है उसको, तो दोनों ही मिलता है, तो इस वजह से वो अंकुरित हो जाता है। तो यही रीज़न है अंकुरण होने का। अब शिक्षकों के लिए संकेत क्या है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। हाँ, आ सकता है इनके भी उससे। तो एक रूम टेम्परेचर पे होता है ये, और अगर वैसा व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आ जाता है। जैसे कि गांव में अगर आप होंगे तो वहाँ पर धान वगैरह को अंकुरित ही किया जाता है, उसे भिगो दिया जाता है और उसके ऊपर गीला जो बोरा होता है, जो मोटा वाला बोरा आता है जिसमें धान को मतलब रखा जाता है बाद में, या फिर गोदाम वगैरह में जो बोरे पाए जाते हैं उन्हीं बोरों से उसको ढक दिया जाता है धान को, और उसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है और उसके अंदर वो अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद उनको बोआ जाता है और बुआई होता है, उसके बाद से फिर वो अपना फिर बढ़ते जाता है और प्लांट फिर बनता है। तो ऐसे प्रोसेस होते हैं अंकुरण के। साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों। अब बताओ कि इसको अंकुरित हम क्यों नहीं कर सकते। जो साबुत मसूर की दाल है उसको दाल बनने के लिए मतलब उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें वो अंकुरित नहीं हो पाता है। अब चित्र बनाओ, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। तो अंकुरित बीज का एक चित्र बनाना है। यहाँ पे किसका पौधा कितना लंबा, एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। अब इसके नीचे छोटा सा छेद करके, गमले में छोटा सा छेद करके मिट्टी भर दो। इसमें किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी, तिल और धनिया। तो ये बच्चों से हमें प्रैक्टिकल करवाना है। तो बीज का नाम लिखो, किस दिन बोया वो तारीख लिखो। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन को इस तालिका में लिखो। तो यहाँ पे आपको तारीख लिखनी है, फिर उसकी लंबाई कितनी हुई है और कितने पत्ते उसमें दिखे और क्या बदलाव आया। तो पहले दिन क्या हुआ, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, और लास्ट दिन आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे 2-3 पत्ते अगर आपको दिखेंगे तो फिर यहाँ पे उससे अधिक दिखेंगे और फिर उससे अधिक, फिर ढेर सारे। यहाँ पे छोटा सा अगर पौधा आपको मिलता है, फिर अगर पहले दिन आप बोते हो तो उस दिन तो कुछ आपको नहीं दिखेगा। बोने के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे तो उसके बाद आपको जो भी दिखेगा वो लिखना है आपको। और थर्ड दिन आपको थोड़ा और मोटा तना दिखेगा और लास्ट दिन आपको ज़्यादा मोटा तना दिखेगा पहले की अपेक्षा। पौधे को धागे से नापकर फिर स्केल से नाप लो। तो धागे से नापकर फिर स्केल से उसको नापोगे कितना सेंटीमीटर या फिर कितना मिलीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखो। अब पता करो कि बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। पहले दिन और दूसरे दिन की पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी और क्या हर दिन पौधे में से एक नया पत्ता या पत्ते निकले। क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। चर्चा करो कि किस बीज के पौधे को मिट्टी
मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगें? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? और कौन सा बीज उगा ही नहीं, क्यों नहीं उगा होगा? क्या अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? और पौधों को पानी न मिले तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है, दिल की बात बताओ। बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? शिक्षक संकेत में क्या दिया है? यहाँ पे बीज के अंदर क्या होता है और छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऊपर की है वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। शिक्षक संकेत क्या है कि चर्चा के लिए दिए गए प्रश्न के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन प्रश्नों से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है और पौधे की सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधे को पहले धागे से नापें, फिर धागे को स्केल पर रखकर बताएं कि वो कितना लंबा है। अब सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ, पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? ये चीज़ पता करो। शिकारी पौधे, अब कुछ पौधे होते हैं जो शिकारी होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? पिचर प्लांट है। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर भी? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पर? मेघालय राज्य में पाया जाता है। क्या इसका नाम है? नेपेंथीज। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो क्या होता है? घड़े से एक खास खुशबू निकलती है। इस खुशबू को से आकर्षित होकर जो छोटे छोटे ये कीड़े हैं वो उनके पास चले जाते हैं और इसके बाद ये क्या करता है, इन कीड़ों को अपना शिकार बना लेता है। और जब ये इसके पास जाते हैं तो इसमें एक तरह की लिक्विड पाई जाती है जिसकी वजह से जैसे उसके मुंह पे बैठते हैं वो सड़क के नीचे चले जाते हैं और इसका जो ढक्कन है ऊपर ये बंद हो जाता है। तो ऐसा होता है और जब अंदर चले जाते हैं तो जो भी लिक्विड एसिड की फॉर्म में पाई जाती है उसकी वजह से ये उसमें मर जाते हैं और नाइट्रोजन की कमी होती है। अब छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो आगे जब बड़े क्लास में आप जाएंगे तो इसके बारे में आप अच्छे से विस्तृत तरह से पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना ही जानना है कि एक तरह का पौधा होता है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। कितने सारे बीज? तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के अंदर उनके आकार गोल या चपटा, ऊपरी सतह खुरदुरी या मुलायम। तो देखो यहाँ पे कितने तरह के बीज हैं। किसी का रंग हरा है, किसी का पीला है, किसी का सफ़ेद है, किसी का ब्राउन है, किसी का रेड है। कुछ चपटे हैं, कुछ गोल हैं, कुछ छोटे हैं। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह के भिन्न भिन्न तरह के बीज पाए जाते हैं। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। अब राजमा है, भूरा होता है और आकार इसका जैसा होता है वैसा बना दो चित्र उसका, और ऊपरी सतह कैसी होती है? मुलायम होती है। इस तरह से ढेर सारे बीजों को आप ऑब्जर्व करके बनाओ, रंग, आकार और उनकी ऊपरी सतह, उनका नाम। सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी है? इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? तो इसमें सौंफ या जीरा है। अब इन बीजों में से सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है ये भी आप देख सकते हैं। समूह बनाओ और लिखो। जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो सब्जी के बीज हैं और जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, जो हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हैं कि कौन से हल्के हैं। जो हल्के होंगे वो उड़ जाएंगे। जो चपटे हैं और समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए? क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो।
अब घुमक्कड़ बीज, एक घुमक्कड़ बीज है। पौधे सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं लेकिन इनके बीज बड़े घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, घुमक्कड़ बीज। जैसे मान लो आपने पेड़ से आम तोड़ कर खाया, अब उसका जो उसकी गुठली होती है या फिर उसका जो बीज होता है, आपने खाया आम को और आप घूमते घूमते कहीं चले गए, फिर आपने कहीं और उसके बीज को फेंक दिया। अब वहाँ पर वो बीज चला गया, कहाँ से, पेड़ से कितनी दूर पे चला गया, मान लो आपके घर के आसपास चला गया और पेड़ किसी खेत में या बगीचे में है, वहाँ से आपके घर के आसपास चला गया। तो एक तो आपके द्वारा वो चला गया, या फिर हवा के द्वारा उड़ के चला गया, बारिश हो रही है बारिश से चला गया, तो ऐसे जानवरों के शरीर में चिपक के चला गया। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिससे जो ये बीज हैं वो अपनी जगह से कहीं और पे चले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, घुमक्कड़ बीज। अब ये देखो, आज ही ये जो तितली है ये यहाँ पर यहाँ पर आई है, ये इसका नाम क्या है, केनेथ राउली, और ये क्या है, ओल्गा जिरार्ड। ये जो प्लांट है उसका नाम है ओल्गा जिरार्ड और ये है केनेथ राउली। चित्र 1 और 2 में दिया गया है। तो चित्र 1 में देखो, ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अगर अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। चित्र 2 को ध्यान से देखो, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता है, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना। मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? पढ़ो, स्विट्ज़रलैंड में वेल्को को आइडिया कैसे आया? अब ये देखो, वेल्को, ये जो हमारी चप्पल में या फिर जैकेट्स में या फिर बैग्स में चरचर, एक जिसे हम चरचर बोलते हैं इधर, वो लगा होता है। तो ये इसकी घटना के बारे में है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। अब कुत्ते पर और मैस्ट्रल के ऊपर, दोनों के ऊपर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। अब इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए। यह देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया कि वेल्क्रो का बनाने का। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो ये थी चरचर की कहानी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चित्र देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इसमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि एक गिलहरी है, वो बीज को लेके जा रही है, यहाँ पर एक चिड़िया लेके जा रही है और यहाँ पर पानी के द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या दिया है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है? सोचो, अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पर पड़े रहते तो क्या होता। एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। अब कौन कहाँ से आए हैं। बीज को बिखरने वाली सूची है। क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? बिखरने वाली सूची में क्या इंसानों को शामिल किया है? तो हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप कोई फल खा रहे हैं और खाते खाते एक जगह से दूसरी जगह चले गए, पेड़ से तोड़ा वहाँ पे खाएं और खाते खाते आप कहीं और चले गए और फिर वहाँ पे आपने बीज को फेंक दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो इसमें इंसान भी शामिल है। जैसे यहाँ पर वेल्क्रो बनाए थे, तो ये भी तो एक तरह से उस पौधे के बीज को लेके आए थे, तो उनके इस कपड़े में सट के चलाया था, तो ये भी तो इंसान ही थे।
अब ये क्या है, हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले जाते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता है कि पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे। ये पौधे हमेशा यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से हैं और कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लेके आए हैं। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मिर्च कहाँ से आई है, पुर्तगाल से, दक्षिण अमेरिका से इसे भारत में लाया गया है। अब क्या है, जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है इस कविता से? तो यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि कौन कहाँ से आया है, जिसको लिखा किसने है कि राजेश उत्साही चकमक मई जून 2002 में। अब इसमें क्या है कि आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, सात समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, दक्षिणी अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की रानी। तो दक्षिण अमेरिका से कौन आया? मिर्ची आई है जो कि मसालों की रानी है। पटरानी मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते उछल कूद। तो दक्षिण अमेरिका मिर्च के लिए, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्च चाय जी। भिंडी है अफ्रीका, भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। भूरी भूरी कॉफ़ी भी वहीं से, भूरी कॉफ़ी भी वहीं से आई है। नक्शे में यूरोप किधर? वहीं से आए गोभी मटर, गोभी मटर कहाँ से आए? यूरोप से आया है। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से। पहुँची अमेरिका, अमेरिका में फिर पहुँची बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। भाई भारत की पैदाइश जी, आलू कहाँ कौन कहाँ से आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो ये था पोयम। क्यों जान गए ना क्या तुम? सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। अब बच्चों को नक्शे दिखाकर इन देशों को हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हम क्या समझें। यह चित्र रीना ने बनाई है, रीना ने यह चित्र बनाई है जो कि अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, इन्हीं 2 तरीक़ों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो ये था इस चैप्टर में बीज के बारे में कि बीज के क्या कैसे अंकुरित होते हैं। और यहाँ पे पिक्चर प्लांट के बारे में दिया था, फिर वेलक्रो के बारे में दिया था कैसे उसका आविष्कार हुआ, उसका आविष्कार किसने किया था? तो मिस्ट्रल ने किया था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? मिस्ट्रल। एक बार देख लेते हैं फिर से। मिस्ट्रल नाम था साइंटिस्ट जिन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया था। और किस समय किया था? 1948 के टाइम पर किया था। तो ये था इम्पॉर्टेंट एक। और बीज किस किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, हवा पानी जानवर पशु पक्षी इंसानों के द्वारा। और मिर्च कहाँ से आई है? पुर्तगाल से आई है जो कि दक्षिण अमेरिका से उसको भारत में लाया गया है। फिर मिर्च दक्षिणी अमेरिका से, भिंडी अफ्रीका से और कॉफ़ी भी अफ्रीका से आया है। और जो भिंडी गोभी और मटर है वो यूरोप से। और सोयाबीन चीन से, फिर अमेरिका आई, फिर अमेरिका से फिर भारत आई है। ऐसे करके ये सारी कुछ सब्जियां हमारे जो रोज़मर्रा की लाइफ में पाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ से आई हैं उनके बारे में है। तो ये सब चीज़ें हमने आज के इस चैप्टर में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।